हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री की पेपर 2 12th सेंचुरी वर्ल्ड के टॉपिक फासिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसका भाग 1। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इटली क्या है, इटली कैसे संगठित हुआ या इटली का एकीकरण और निर्माण कैसे हुआ। यदि हम पीछे की ओर जाते हैं तो हम यूरोप के इतिहास में देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में इटली एक पवित्र रोमन साम्राज्य का अंग था और इटली छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था। 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के विभिन्न देश, ऑस्ट्रिया व फ्रांस ने इटली के छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया, परंतु 18वीं शताब्दी में या 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस का सम्राट बनने के बाद उसने इटली के उत्तरी प्रदेशों को जीतकर शक्तिशाली गणराज्यों की स्थापना की। वह फ्रांस का सम्राट बना और उसने पोप के राज्य को मिलाकर इटली के नवीन राज्य की स्थापना की। इस प्रकार नेपोलियन ने अनजाने में ही इटली की राष्ट्रीय एकता का बीजारोपण किया। उसी प्रकार इटली के एकीकरण में नेपोलियन के साथ साथ मैज़िनी, गैरिबाल्डी और कैबूल की निर्णायक व महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेपोलियन के छोटे छोटे राज्यों ने को संगठित किया। इन राज्यों में उसने नेपोलियन कोड लागू किया। इटली की जनता को भाषण व लेखन की स्वतंत्रता प्रदान की। इस प्रकार वहाँ की जनता में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। उदारवाद, राष्ट्रीयता व राजनीतिक एकता की भावनाओं को संपूर्ण इटली में बड़ी तेजी से प्रसार हुआ। 1815 से पूर्व इटली विभिन्न राज्यों में एक राजनीतिक संगठन बन गया। इस प्रकार 20 सितंबर 1870 को इन सभी के प्रयासों से इटली का एकीकरण हुआ। 1870 में विश्व में यूरोप के मानचित्र में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंकित किया जाने लगा, जिसकी राजधानी रोम बनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते इटली शक्तिशाली हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने इटली के साथ 1915 में लंदन की संधि कर उसे तिरोल, ट्राइटिनो, डल्मेशिया, इस्ट्रिया और अल्बेनिया का विशाल भाग देने का आश्वासन किया, परंतु जब 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति के विल्सन के 14 सूत्रों के अंतर्गत गुप्त संधियों को समाप्त कर दिया गया, तो इटली को प्रथम विश्व युद्ध की संधि के बाद हुई संधि में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत की, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने लंदन की संधि को मानने से पूर्णतया इनकार कर दिया। इटली ने एड्रियाटिक समुद्र पर स्थित फ्यूम के बंदरगाह पर अधिकार करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु विल्सन ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर फ्यूम यूगोस्लोवाकिया को दे दिया। इसी प्रकार टर्की के जिन प्रदेशों पर इटली अपना अधिकार करना चाहता था, वह प्रदेश भी टर्की को और यूनान को दे दिए गए। इस प्रकार युद्ध काल में इटली ने जिस अल्बानिया भाग पर अधिकार कर लिया वह उसको अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था, किंतु मित्र राष्ट्रों के विरोध के कारण वह अल्बानिया भी उसे खाली करना पड़ा। इस प्रकार इटली को पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वस्तुतः विजेता देशों में इटली एक ऐसा मात्र देश था जिस इस सम्मेलन के निर्णय से दुख और क्षोभ व निराशा प्राप्त हुई। इस प्रकार वहाँ के युवा वर्ग में संगठन में एकता की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीय अपमान व विश्वासघात का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य नवीन संगठन स्थापित होने लगे, जिसमें एक फासिज्म भी था। अब हम अगले भाग में ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जो फासिज्म का उदय हुआ या संगठन हुआ, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।